दोस्तों, आज हम कथनी करनी पर एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता के साथ हैं जिन्होंने जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में सामाजिक कार्य करके लोगों को उनके अधिकारों और उनके लिए जो उनके हित के कार्य हैं किए हैं। ऐसे कार्य जो दिव्यांगों के लिए हो या महिलाओं के लिए हो, जागरूक करने का काम, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम या अन्य निजी का तरीके से भी इन्होंने लोगों की मदद करते रहे हैं लगातार। और इसलिए इनको काफ़ी सरकारी संस्थानों से इन्होंने जो लोगों से संपर्क में रहते हुए सरकारी योजनाओं को जाना और उनको कैसे लोगों तक पहुंचाना है, इसके लिए एक पूरी टीम तैयार कर रखी है। आइए बात करते हैं ऐसे ही एक सामाजिक कार्यकर्ता नागेश पटेल जी से, जो हमें बताएंगे कि कैसे उन्होंने प्रेरणा मिली, कब से इस काम की शुरुआत की। स्वागत है आपका कथनी करनी पर नागेश पटेल जी। नमस्कार जी, तो आप अपना जरा परिचय दीजिए और कब से कैसे आपने कहाँ से प्रेरणा मिली इस कार्य की। जी धन्यवाद, आपने चैनल में आमंत्रित किया। साथ ही हम आपके दर्शकों को बताना चाहेंगे कि शारीरिक रूप से कमजोर होना अलग बात है, लेकिन शारीरिक कमजोरी को मानसिक कमजोरी से जोड़ देना ये बहुत अलग बात है। इससे व्यक्ति की करने की क्षमता, विचारधारा, जुनून और जो उसके लक्ष्य हैं, ये सब के सब एक साथ समाप्त हो जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं शारीरिक तौर से 80% दिव्यांग होने के बावजूद भी आज समाज में सामाजिक कार्यों को निरंतर करते चला आ रहा हूं और करता भी रहूंगा। हमारा मुख्य उद्देश्य है समाज को परिवर्तित करना। इसके लिए हम बताना चाहेंगे कि इसकी स्टार्टिंग ऐसे हुई कि मैं विद्यालय में पढ़ाई कर रहा था। उस दौरान काफ़ी समस्याओं को हमने फेस किया और उन समस्याओं को अगला ना फेस करे, उसमें परिवर्तन लाने के लिए हमने सोचा, विचार किया और फिर कार्य करना शुरू किया। पहले कार्य करने में लोगों का सहयोग नहीं मिला, काफ़ी चुनौतियां रहीं, लेकिन धीरे धीरे जब कार्य निरंतर तौर पे करते रहे, अब जहां पर लोगों का पहले सहयोग नहीं मिलता था, वहां पर आम व्यक्ति हो या सरकारी संस्थाएं हो, गैर सरकारी संस्थाएं हो, संभ्रांत जन हो, जनप्रतिनिधि हो, अब सभी का सहयोग मिल रहा है। हम बताना चाहेंगे कि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सर्वप्रथम हमने 2012 से कार्य करना प्रारंभ किया और 2012 के बाद हमने 1 जनवरी 2014 को अपनी संस्था की स्थापना की, जिसका नाम पिताजी के नाम पर रखा, पंच गोपाल राष्ट्रीय पुनर्वास ट्रस्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पुनर्वास शब्द का अर्थ होता है समस्या का समाधान। वह समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे जैसी समस्या हो, समस्या का समाधान ही हमारा उद्देश्य था और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने पंच गोपाल राष्ट्रीय पुनर्वास ट्रस्ट की स्थापना की, जिसका पंजीयन 31 मार्च 2016 को करा पाए। और तब से अब तक अगर बात की जाए तो कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में और जागरूकता के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए तथा सरकार की संचालित समस्त योजनाओं को अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यशील थे, हैं और रहेंगे। हम बताना चाहेंगे कि जब शुरुआत में हमने दिव्यांगता का क्षेत्र चुना और शिक्षा का क्षेत्र चुना, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो देखने को मिला कि बालिकाओं को ये कहकर कक्षा 8 के बाद लोग नहीं पढ़ने भेजते थे कि समाज सही नहीं है, समय सही नहीं है। इस पर जब टीम के द्वारा गांव-गांव, डोर टू डोर सर्वे किया गया और महिलाओं को अवेयर किया गया कि यदि आज बालिकाओं को आप शिक्षित नहीं कराते हैं, कल शादी के बाद कुछ होता है तो उस दशा में ये बालिकाएं आने वाली उस बड़ी चुनौती का सामना कैसे करेंगी, तब ये टूट जाएंगी या हो सकता है कि उस स्थिति को ना समझ पाए, आत्महत्या जैसे गंभीर कदम भी उठा सकते हैं। तो समाज में सभी को सशक्त रहने के लिए एक सशक्त सोच की आवश्यकता होती है। सोच सभी के पास होती है, बस दिखाने की आवश्यकता है। तो हम अपनी टीम और अपनी संस्था के माध्यम से
समाज के लोगों में छिपी उस शक्ति को सिर्फ उन्हें आभास कराते हैं जिसे वे भूल चुके हैं, क्योंकि हर व्यक्ति में एक शक्ति है और उसी पावर के आधार पर वो अपने आप को स्थापित और समाज में समायोजित करता है, जिसके लिए हमने पहले शिक्षा के लिए अभियान चलाया और इसका नाम रखा नारी रक्षा शिक्षा मिशन, क्योंकि शिक्षा का मिशन तभी पूरा होगा जब हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होंगी, उनको अच्छा पर्यावरण मिलेगा और तभी जाकर के वे अपने आप को सशक्त और सक्षम साबित कर सकेंगी। अब तक रोकना चाहेंगे आपको, अब तक कितनी महिला बालिकाओं को आप जो है इसका लाभ पहुंचा चुके हैं, मतलब जो है इस पर प्रकाश डालिए। नारी रक्षा शिक्षा मिशन, मिशन शक्ति और बालिका सुरक्षा जागरूकता कवच अभियान के अंतर्गत प्रदेश से कुल 51,000 बालिकाओं को अब तक लाभान्वित कराया जा सका है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें 80% से ज्यादा की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र की है, क्योंकि शहर में तो विकसित है और शहर हर चीज में आगे है, किंतु शिक्षा के क्षेत्र में जो ग्रामीण में बालिकाओं के लिए इस अभियान से परिणाम आए वो सकारात्मक है और अच्छी पहल मानी जा रही है। ये हमारा मानना नहीं, जो समाज से जनप्रतिनिधियों और संभ्रांत जनों के द्वारा फीडबैक मिला है, ये उसका परिणाम है कि अब ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएं भी शिक्षा में पीछे नहीं है। जाहिर सी बात है कि हमारे देश की आबादी 80% गांव की है, तो गांव के ही लोग ज्यादा इसमें प्रतिशत बढ़ती उनका ज्यादा हो जाएगा। और दिव्यांग जनों के लिए हमने क्या क्या किया, इस पर प्रकाश डालिए। आप खुद भी दिव्यांग हैं, आप काफी जो है एक्टिव रहते हैं और लगातार जो है अपने मतलब जो है पूरे एफर्ट देते हैं पूरा अपने काम का, और लोगों की मदद करना है कितना मतलब कठिन काम है, उसको कैसे दौड़ भाग कर लेते हो। और ये भी बता दीजिए कि कितने दिव्यांगों की अब तक मदद कर चुके हैं। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली आप देख ही रहे हैं दिव्यांग हैं, लेकिन हमने कभी अपनी दिव्यांगता को अपनी कमजोरी से नहीं जोड़ा, क्योंकि हमारा मानना है अगर मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो हम अपने मन को क्यों हारे। अच्छा, आवागमन के में तो दिक्कत हो जाती होगी कहीं ना कहीं, जैसे तो उसको कैसे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमें होती है। दिक्कत पहले थी जब हम सोच में कमजोर थे, और जब हमने अपनी इस कमजोरी को है अपनी ताकत मान लिया, तो उस दिन से हमें अब कोई दिक्कत नहीं होती। प्रतिदिन लगभग ऐसा होता है कि 10 से 12 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। और आज भी हम कई कार्यक्रम करके आ रहे हैं, कई विद्यालयों से, प्रधानाचार्यों से, प्रबंधकों से मिलकर आ रहे हैं, निरंतर अपने अभियान को बनाए रखने के लिए। तो सबसे समय लेना रहता है, उसके बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कमजोर शरीर से होने का मतलब कि काम में बाधा हो, ऐसा नहीं। हम कितना अपने आप को कमजोर मानते हैं ये हमारी सोच पर निर्भर करता है, और इसीलिए हमने आज तक अपनी सोच में कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझा। हम आपको बताना चाहेंगे कि मैं अपने घर से 7 किलोमीटर दूर पैदल करके सदूर इंटर कॉलेज पढ़ने जाता था डेली, क्योंकि उस समय पर जब हम पढ़ाई कर रहे थे 2003-04 में हाई स्कूल हुआ था, तो उस टाइम पर इतना वाहन की उपलब्धता नहीं थी केसरगंज से समराव के लिए। तो बराबर घर से हम पैदल आ जाकर के पढ़ाई किए। और आपको बताना चाहेंगे कि हमने MA भी एजुकेशन से कर रखा है और मास्टर ऑफ सोशल वर्क मतलब प्रास्नातक समाज कार्य भी हमारा है, और वेल ग्रेजुएट है। साथ ही अपने प्रोफेशन के आधार पर हमने समाज कार्य की डिग्री ली, और दिव्यांग होने के बाद हमने खासकर दिव्यांग व्यक्तियों में ये इच्छा शक्ति जगाने का अभियान चलाया और कर रहे हैं। अब तक लगभग 30,000 से अधिक दिव्यांग जनों को हमने उपकरण दिलवाए हैं। 11,000 से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को हमने सर्जरी इत्यादि के लिए मेडिकल कॉलेज के कृत्रिम अंग एवं अवयव केंद्र से लाभान्वित कराया है। साथ ही आपको हम बताना चाहेंगे, जो प्रदेश में मेडिकल कॉलेज का कृत्रिम अंग एवं अवयव केंद्र सूरजकुंड पार्क लखनऊ में है, वो एक ही है। हाल ही में जब कोरोना आया तो उसे तोड़कर कोविड अस्पताल बनाया जा रहा था, जिसके लिए हमने उसको बचाने के लिए, प्रदेश में एकमात्र केंद्र होने के नाते उसको बचाने के लिए हमने जनहित याचिका की और उसे बचाने में सफल रहे। क्योंकि आप सरकारी एजेंसियों संस्थानों में देखते हैं, हॉस्पिटलों में, कि यदि एक एक्सरे मशीन खराब हो जाती है तो सालों लग जाते हैं बनने में और बन नहीं पाती है। जब 5 करोड़ से अधिक की मशीनरी लगी और वो तोड़ जाए तब कितना समय लगेगा बनने में, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए हमने इन उपकरणों को बचाने के लिए, दिव्यांगों की सर्जरी इत्यादि को न प्रभावित हो, तो हमें जनहित याचिका हाईकोर्ट में करके सहारा लेना पड़ा कोर्ट का, और इस केंद्र को बचाने में हम सफल रहे। आज भी है स्टे के थ्रू, बिल्डिंग नहीं टूटी और न ही मशीनरी हटाई गई।
तो ये कामयाबी रही है अपने जन जागरण में। और लगभग 50,000, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक वर्ष में मेडिकल कॉलेज के कृत्रिम अंग एवं अवयव केंद्र के द्वारा 50 से 55,000 दिव्यांग व्यक्ति लाभान्वित होते हैं, इलाज कराते हैं और अपने बनावटी अंग प्राप्त करते हैं, वहां से बनवाते हैं, तो इसका लाभ मिलता है। इसीलिए हमने जनहित याचिका का सहारा लेकर इस सेंटर को या इस चीज को तोड़ने से बचाया। और बताना चाहेंगे कि अब तक लगभग हमने कृत्रिम अंग के क्षेत्र में, सरकारी योजनाओं के क्षेत्र में दिव्यांगों के लिए खासकर काफी कार्य किए हैं। और हम अपने UDID युक्त दिव्यांग एक राष्ट्रीय पहल के माध्यम से 2017 से अब तक कुल 4,35,000 से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों के हम डिजिटल सर्टिफिकेट बनवाने में सफल रहे, जिसके लिए हाल ही में अभी 3 दिसंबर 2022 को आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के निदेशक श्री सत्य प्रकाश पटेल जी के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया गया। क्योंकि योगी सरकार 2 में हमने 6 माह के कार्यकाल में 2 लाख UDID बनाने के लक्ष्य को पूर्ण कराने के लिए सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी एजेंसियों, NGOs सभी का और सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा अपने टीम के सदस्यों का सहयोग प्राप्त कर इस लक्ष्य को पूर्ण कराने में हमने प्रशासन की मदद की, जिसके लिए विभागीय निदेशक के द्वारा हमें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। साथ ही नारी शिक्षा मिशन, कवच अभियान और मिशन शक्ति के तहत 51,000 से अधिक बालिकाओं, महिलाओं को अवेयर किया, समूह वगैरह बनवाए, जिनके तहत आज सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक चेतना आ रही है, चल रही है। और नशा मुक्त भारत अभियान, इंडिया अगेंस्ट चाइल्ड एब्यूज अभियान, इन अभियानों के अंतर्गत अब तक चाइल्ड एब्यूज में लगभग 10,000 बालकों को हम जागरूक कर चुके हैं और 21,000 की संख्या हम कल प्राप्त कर लिए थे विधायक जी के आवास पर कार्यक्रम कराने के बाद नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत। और सबसे बड़ी बात है कि हमने 200 व्यक्तियों को नशा छुड़वाने में सफलता मिली हमारे अभियान के तहत। ये अगर देखें तो पॉइंट कुछ % ही बनता है, 1% भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम 200 को परिवर्तित कर ले गए तो हम अपनी बड़ी कामयाबी मानते हैं। क्योंकि आज 200 हुए तो कल 2,000 भी होंगे। तो सकारात्मक सोच रखते हुए हम इस अभियान को निरंतर बनाए हैं। और इस अभियान में, नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत हमारा लक्ष्य है कि हम 30 जुलाई 2023 तक 1 लाख लोगों को जागरूक करें। और इसके लिए हमने जो क्षेत्र चुना है वह अयोध्या मंडल और देवीपाटन मंडल का क्षेत्र चुना है। अयोध्या मंडल और देवीपाटन मंडल के जनपदों में ये कार्यक्रम करना है। जनपद बाराबंकी का जो लक्ष्य हमने 21,000 का रखा था वो कल हमने पूर्ण कर लिया है। और अब कल से कार्यक्रम हमारा बहराइच में प्रारंभ होगा और बहराइच का लगभग 11,000 लोगों का जनसंपर्क करना है। इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज के माध्यम से छात्रों को जागरूक करना है। और अभी हाल ही में एक रिसर्च रिपोर्ट को जब हमने देखा है तो उसमें यह मिला है देखने को कि भारत में 79% लोग किसी ना किसी प्रकार नशे के शिकार हैं। और आवश्यक है कि इसमें कमी लाई जाए। और इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम तो सरकार के द्वारा भी चलाए जा रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, लेकिन आवश्यक है कि व्यक्ति स्वयं अपनी जिम्मेदारी समझे, अपने परिवार को इस आंतरिक कलह और नशे के कारण बिगड़ने और मिटने से बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी समझे और नशे को नियंत्रित करें। धीरे धीरे कम करें, एकदम से कोई चीज नहीं छोड़ी जा सकती है, लेकिन क्रमशः थोड़ा थोड़ा करके नशे से मुक्ति दे। अच्छा, एक चीज और जरा सा बताइए कि कितने % जो दिव्यांग होते हैं ये जन्मजात होते हैं और कितने जो है बाद में होते हैं? ऐसा आप लगातार फील्ड में रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो आपके सामने जो केस निकल के आते हैं तो कैसे होते हैं इसमें? एक्चुअली होता क्या कि जो 92-93 के पहले तो जन्मजात पोलियो से हो जाते थे जी। लेकिन अब पोलियो काफी हद तक नियंत्रित हो गया है। अब जो होते हैं पैरालाइसिस इत्यादि होते हैं जन्मजात ना के बराबर। ये मान के जाइए 1% भी अब जन्मजात का केस नहीं आ रहे हैं। जो सेरेब्रल पाल्सी होता है ये, या फिर आप देख सकते हैं कि जो ग्रहण वाले केसेज होते हैं लोग, या कटे ताव इत्यादि के प्रकरण आते हैं, तो ये अब जन्मजात 1% से कम ही है। बाकी अब जो हो रहे हैं वो बाद में हो रहे हैं, बीमारियों की वजह से हो रहे हैं।
और इसका मेन कारण है कि गर्भ या दुर्घटना वगैरह में हाँ, दुर्घटना से हो रहे हैं, एक्सीडेंट अटैक के भी अब दिव्यांगता की श्रेणी में आ जा रहे हैं, एक्सीडेंटल दिव्यांगता में आ रहे हैं, बीमारी से पीड़ित लोग दिव्यांगता में आ रहे हैं। लेकिन अब जन्मजात दिव्यांगता बहुत कम है, मामूली बहुत कम है। और अगर अब वो बात की जाए तो 11 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश की संख्या 2,68,00,000 पूरे भारत की दिव्यांगों की जनसंख्या है। और अगर जनपद बाराबंकी के परिदृश्य में बात करें तो 72,000 दिव्यांग बाराबंकी में वर्तमान 2011 की जनगणना के आधार पर निवासित है। अच्छा, क्या वजह रहती है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों या मतलब जो है जो दूर दराज के क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं तो ये योजनाओं तक का लाभ नहीं उनको मिल पाता है? हाँ, इसके दो कारण हैं। कहना ना चाहिए लेकिन कुछ ना कुछ तो भ्रष्टाचार की संलिप्तता, क्योंकि जो एजेंसियां हैं या जिनको जिसकी जिम्मेदारी दी जा रही है, कहीं ना कहीं ये लोग अपनी कार्य प्रणाली को पूर्ण जिम्मेदारी से नहीं निभा रहे हैं, यही कहा जा सकता है। बाकी जानकारी के अभाव में लोग योजनाओं के लाभ से वंचित रहते हैं। सरकार बृहद स्तर पर प्रचार प्रसार के माध्यमों के माध्यम से प्रचारित करती है, योजनाओं को विस्तारित कराती है, फिर भी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक संपूर्ण 100% जानकारियां नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि पंचायत सहायक नामित किए गए हैं, कम्युनिटी बेस पर आशा है, आंगनबाड़ी है, लेकिन ये सब अपने विभाग की योजनाओं का संचालन करते हैं, ना कि समस्त विभागों की जो विकलांग या इत्यादि वर्ग के लिए योजनाएं हैं, इनको समस्त विभागों की योजनाओं का संचालन नहीं होने के कारण, जानकारी ना होने से मौके तक नहीं। अच्छा, ऐसे भी कोई आंकड़े हैं कि ऐसे दिव्यांग हो जो जिनको अगर पैसे के अभाव में वो दिव्यांग है, अगर उनको सही इलाज उनका हो जाए, उचित इलाज हो जाए तो वो स्वस्थ हो सकते हैं? ऐसा भी केस आपके सामने आया कोई क्या? ऐसे केस आए हैं। इसके लिए ही जो अभी हमने लिम्स सेंटर का जिक्र किया था, तो ऐसे प्रकरणों को हम वहीं पर रेफर कराते हैं। वहां पर इस समय इंचार्ज सगुन जी हैं और उससे पहले अरविंद निगम जी थे इंचार्ज। वहां से लाभ मिलता है पूरा? हम भेजते हैं, रेफर करते हैं लाभार्थी दिव्यांग व्यक्तियों को, वहां पर उनकी सर्जरी और सारा इलाज होता है और बेहतर होता है, कम पैसे में होता है। और उपकरण भी कैंप के माध्यम से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दिए जाते हैं, हम लोग कैंप करवाते हैं। साथ ही महावीर जैन, जो महावीर भगवान सेवा समिति राजस्थान जयपुर फूट है, शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय है, वहां पर लिम्स सेंटर है, इन तमाम संस्थाओं के माध्यम से हम दिव्यांगों को लाभ दिलाते हैं। एलिंको कानपुर के माध्यम से इनको उपकरण प्रदान करवाते हैं, विभाग से भी उपकरण और कृत्रिम अंग इनको प्रदान कराए जाते हैं और ये अभियान निरंतर चल रहा है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कथनी करनी पर आने के लिए। आपने जिस प्रकार से मानवीय कृत्य करके लोगों तक लाभ पहुंचा रहे हैं, ये बहुत ही पुण्य का कार्य है। ईश्वर आपको जो है इस काम में बहुत बहुत सफलता है। कथनी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।